हेलो डियर स्टूडेंट्स, कैसे हो आप लोग। मुझे उम्मीद है कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे और आप लोग की पढ़ाई बहुत अच्छी चल रही होगी। तो वैसे तो मैं गृह विज्ञान को नहीं पढ़ाती हूँ, लेकिन फिर भी अगर कुछ स्टूडेंट्स ऐसे भी होंगे हमारे चैनल पे जो कि गृह विज्ञान विषय को पढ़ते होंगे, तो उनके लिए भी तो मुझे कुछ करना पड़ेगा ना। और इसी के लिए मैं आप लोग के लिए लेकर के आई हूँ जो 8 मार्च को आपका गृह विज्ञान का पेपर होने वाला है, उसी से रिलेटेड आज के इस मॉडल पेपर को, जो कि मुझे उम्मीद है कि आपके पेपर में इससे रिलेटेड बहुत सारे प्रश्न आने वाले हैं और वो भी मैं हल के साथ बताऊंगी। कई सारे लोग पेपर तो दे देते हैं परंतु उसका हल नहीं करवाते, लेकिन मैं तो आप लोगों को हल के साथ बताऊंगी। तो चिंता किस बात की, आपकी दीदी है ना आपके साथ। चलिए बताते हैं आज के इस वीडियो में। देखो, पेपर हमारा गृह विज्ञान का है, जो कि वैसे तो मैं नहीं पढ़ाती, लेकिन फिर भी मैं आप लोग के लिए इसको भी प्रोवाइड कर दे रही हूँ। केवल बालिकाओं के लिए इसमें निर्देश दिया हुआ है कि ये केवल बालिकाओं के लिए है, जिसमें समय हमें 3 घंटे 15 मिनट मिलेंगे और पूर्णांक हमारे पास 70 का रहेगा। समय सारे में ऐसा ही 3 घंटे 15 मिनट का है और पूर्णांक सभी जगहों पर 70 अंक के ही होने वाले हैं। ये पूर्णांक 70 और समय 3 घंटे 15 मिनट सारे पेपर की तरह इसमें भी है। कुछ सामान्य निर्देश हमारे सामने दिए गए हैं, जैसे कि सबसे पहला निर्देश क्या है। प्रारंभ के 15 मिनट परीक्षार्थियों को प्रश्न पत्र पढ़ने के लिए निर्धारित है, यानी कि स्टार्टिंग के जो 15 मिनट हमें दिए गए हैं वो प्रश्न पत्र पढ़ने के लिए हैं। ये जो 3 घंटे 15 मिनट का समय है ना, इसमें ये 3 घंटे तो आपको पेपर सॉल्व करने के लिए रहेगा, लेकिन ये 15 मिनट प्रश्न पत्र पढ़ने के लिए रहेंगे। दूसरा वाला क्या है, सभी प्रश्न अनिवार्य है। इस पेपर में जितने भी प्रश्न हैं वो सारे आपको करना है। तीसरा वाला क्या कह रहा है कि इस प्रश्न पत्र के 2 खंड हैं, खंड अ और खंड ब, जैसे कि सारे पेपर में हमारे होते हैं। चौथा क्या है, खंड अ में 1 अंक के 20 बहुविकल्पी प्रश्न हैं, जिनके उत्तर OMR उत्तर पत्रक पर देने हैं। देखो, जो 2 खंड में होगा हमारा खंड अ और खंड ब, तो जो खंड अ होगा उसमें हमारे 20 बहुविकल्पी प्रश्न रहेंगे सारे विषयों की तरह, जिनको कि आपको कॉपी में नहीं लिखना रहेगा, बल्कि इसके उत्तर को आपको OMR शीट पर देना रहेगा। और 5वां प्रश्न क्या कह रहा है, प्रश्न के अंक उसके सम्मुख अंकित हैं। प्रश्न के जो अंक होंगे उसके आगे दिए रहेंगे कि कौन सा प्रश्न कितने नंबर का है। ये पता है क्यों दिया होता है, ताकि हमें पता चल पाए कि हमें इसे कितने पेज में लिखना है। इसके बाद 6वां निर्देश क्या कह रहा है, खंड ब में 50 अंक के वर्णनात्मक प्रश्न रहेंगे। देखो, खंड अ में हमारे 20 बहुविकल्पी प्रश्न रहेंगे, तो खंड ब में हमारे 50 अंक के वर्णनात्मक प्रश्न भी तो रहेंगे। इसके बाद 7वां वाला क्या कह रहा है, खंड ब में अति लघु उत्तरीय और दीर्घ उत्तरीय प्रश्न हैं। उनके उत्तर हेतु निर्देश प्रत्येक प्रकार के प्रश्नों के पहले दिए गए हैं। 8वां निर्देश भी हमारे सामने है, जो कि क्या है, प्रश्न पत्र से आरंभ कीजिए और प्रथम प्रश्न से आरंभ कीजिए और अंतिम प्रश्न तक करते जाइए। जो न आता हो उस पर समय नष्ट न कीजिए। पेपर कितना अच्छा है, इसने तो हमें ये भी बता दिया कि जो नहीं आता होगा उस पर हमें समय को नष्ट नहीं करना है। तो जैसा कि निर्देश में पहले ही बताया गया था कि खंड अ में हमारे 20 बहुविकल्पी प्रश्न रहने वाले हैं, तो स्टार्टिंग होगी हमारे खंड अ की, जिसमें कि हमें मिलेंगे बहुविकल्पीय प्रश्न, और इसके लिए भी हमें थोड़ा सा निर्देश दिया हुआ है।
प्रश्न संख्या 1 से 20 तक बहुविकल्पी प्रश्न है। प्रत्येक प्रश्न के 4 वैकल्पिक उत्तर दिए गए हैं। उनमें से सही विकल्प चुन करके OMR उत्तर पत्रक में गोले को काला करना है। पहला प्रश्न क्या है? अशुद्ध रक्त किस अंग में शुद्ध होता है? ये तो हमारे जो बच्चे साइंस पढ़ते होंगे, बायोलॉजी साइड वाले, उनको भी पता होगा कि जो अशुद्ध रक्त होता है वो कहाँ पर शुद्ध होता है, कौन से अंग में? ऑप्शन नंबर ए है हृदय में, ऑप्शन नंबर बी है फेफड़ों में, ऑप्शन नंबर सी है आमाशय में, ऑप्शन नंबर डी है यकृत में। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि जो अशुद्ध रक्त होता है वो हमारे फेफड़े में ही तो शुद्ध होता है ना। अशुद्ध रहेगा हृदय में, वहाँ से जाएगा फेफड़े में शुद्धिकरण के लिए, फेफड़े में ब्लड का हमारे प्यूरिफिकेशन होगा, शुद्धिकरण, और शुद्ध होने के बाद फिर वहाँ से वो फिर हमारे हृदय में वापस चला जाता है। इसके बाद दूसरा वाला प्रश्न क्या कह रहा है? एक स्वस्थ सामान्य मनुष्य के शरीर का तापमान होता है। देखो, जैसा निर्देश में बताया था कि प्रश्न जितने नंबर का रहेगा वो उसके सामने अंक दिए रहेंगे ना, तो देखो इसमें भी दिया है, यहाँ पे एक 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 करके 20 तक तो एक एक ही दिया रहेगा, क्योंकि एक एक नंबर के ही तो 20 बहुविकल्पी प्रश्न हैं। दूसरा प्रश्न क्या है हमारा कि एक स्वस्थ सामान्य मनुष्य के शरीर का तापमान होता है। एक ऐसा मनुष्य जो कि स्वस्थ रहेगा उसके शरीर का तापमान कितना होगा? मनुष्य ऐसा नहीं होना चाहिए कि उसे बुखार हो गया हो या फिर उसका BP लो हो, ऐसे मनुष्य का नहीं, स्वस्थ और सामान्य मनुष्य होना चाहिए। ऑप्शन नंबर ए 94 डिग्री फ़ारेनहाइट, ऑप्शन नंबर बी 96 डिग्री फ़ारेनहाइट, ऑप्शन नंबर सी 98.4 डिग्री फ़ारेनहाइट, ऑप्शन नंबर डी 98 डिग्री फ़ारेनहाइट। वैसे तो देखो इसका जो राइट आंसर होता है वो होता है 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट, लेकिन हमारे में तो ऐसा कोई ऑप्शन दिया ही नहीं है। तो हम एक काम करते हैं, हम ऑप्शन नंबर सी वाले को राइट आंसर बना लेते हैं, क्योंकि लगभग देखो इसी से मिलता जुलता ये वाला है, तो सही हो जाएगा हमारे पास, लगभग यही सही होना चाहिए। फिर हम अगले तीसरे वाले प्रश्न को देख लेंगे। यदि 1 किग्रा आम का दाम 70 रुपये है तो 11 किलो आम का दाम क्या होगा? अगर 1 किलो आम का दाम 70 रुपये है और 11 किलो आम का दाम निकालना है तो कितना छोटा सा है हमारे पास कि 11 गुणे 70 कर दो, जो आंसर आएगा वही हमारा राइट ऑप्शन हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 1 225 रुपये, ऑप्शन नंबर बी 320 रुपये, ऑप्शन नंबर सी 770 रुपये, ऑप्शन नंबर डी 370 रुपये। तो हम इसे हल कर लेंगे। देखो शून्य का शून्य रह जाएगा, 7 एकम 7 और 7 एकम 7, यानी कि ऑप्शन नंबर सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। अगर 1 किलो आम का दाम 70 रुपये है और हमें 11 किलो आम खरीदने हैं तो 11 में हम 70 से गुणा कर देंगे, हो जाएगा 770 रुपये। ऑप्शन नंबर सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। चौथा वाला क्या है? ऊनी वस्त्र धोने के लिए किसका प्रयोग करना चाहिए? ऑप्शन नंबर ए है नहाने के साबुन का, ऑप्शन नंबर बी है सर्फ का, ऑप्शन नंबर सी है कपड़े धोने के साबुन का, ऑप्शन नंबर डी है रीठे के घोल का। वैसे तो ये मेरा सब्जेक्ट नहीं है, परंतु फिर भी मुझे क्या लग रहा है कि इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर बी सर्फ होना चाहिए। तो कौन सा राइट आंसर है आप लोग हमें कमेंट बॉक्स में बता दीजिए। इसके बाद हम 5वें वाले प्रश्न की तरफ बढ़ेंगे, जो कि क्या कह रहा है? मच्छर कौन से रोग फैलाते हैं? ऑप्शन नंबर ए मलेरिया, ऑप्शन नंबर बी हैजा या कॉलेरा,
ऑप्शन नंबर सी चेचक, ऑप्शन नंबर डी टाइफाइड। तो मच्छर के द्वारा आपने पढ़ा होगा तो आपको पता होगा कि ऑप्शन नंबर ए हमारा राइट आंसर हो जाएगा, मलेरिया रोग फैलता है। छठवां प्रश्न क्या कह रहा है, बर्फ की टोपी का प्रयोग करते हैं। बर्फ की टोपी का प्रयोग हम क्यों करते हैं? ऑप्शन नंबर ए अधिक रक्तदाब में, ऑप्शन नंबर बी तीव्र दर्द में, ऑप्शन नंबर सी तीव्र ज्वर होने पर, ऑप्शन नंबर डी उपर्युक्त सभी। तो जो बर्फ की टोपी का प्रयोग किया जाता है वो आई थिंक बहुत ज़्यादा तीव्र दर्द में किया जाता है। इसके बाद सातवां वाला क्या हो जाएगा हमारे सामने प्रश्न, सातवां वाला, घर की सफाई महत्वपूर्ण है। घर की सफाई हमारे क्यों जरूरी है? ऑप्शन नंबर ए शारीरिक स्वास्थ्य के लिए, ऑप्शन नंबर बी मानसिक स्वास्थ्य के लिए, ऑप्शन नंबर सी सुख प्राप्ति के लिए, ऑप्शन नंबर डी उपर्युक्त सभी। तो मुझे क्या लगता है कि जब हम घर की सफाई करते हैं तो इससे देखो शारीरिक स्वास्थ्य तो मिलेगा ही, क्योंकि मच्छर नहीं लगेंगे और गंदगी नहीं रहेगी तो हम स्वस्थ रहेंगे। और अगर शरीर स्वस्थ हुआ तो मस्तिष्क भी तो हमारा स्वस्थ होगा, यानी कि मानसिक स्वास्थ्य भी हो जाएगा, निगेटिविटी दूर होगी, यानी कि हमें सुख की प्राप्ति होगी। तो आई थिंक इसका ऑप्शन नंबर चौथा उपर्युक्त सभी वाला आंसर सही होना चाहिए। ऑप्शन नंबर डी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। आठवां वाला प्रश्न क्या कह रहा है, घर की सजावट का अर्थ है। अगर कोई हमसे कहेगा कि घर की सजावट का क्या अर्थ है? ऑप्शन नंबर ए पर्दे लगाना, ऑप्शन नंबर बी फूलों से सजाना, ऑप्शन नंबर सी चित्रों से सजाना, ऑप्शन नंबर डी घर को साफ और सुव्यवस्थित रखना। इसमें तो आप लोग को कन्फ्यूजन हो रहा होगा कि घर की सजावट का क्या अर्थ है, लेकिन ध्यान से सुनो मेरी बातों को, लिसन केयरफुली। ऑप्शन नंबर ए है पर्दे लगाना। अगर हम पर्दे लगाने की बात करें, सोचो तुम्हारा घर गंदा है फिर तुम पर्दे लगा रहे हो, तो क्या आपका घर सज पाएगा? ऑप्शन नंबर बी फूलों से सजाना। आपका घर गंदा हो, बदबू आ रहा हो और आप फूलों से सजाना चाहो तो क्या वो सही रहेगा? घर की सजावट हो पाएगी? आपका घर में बहुत गंदगी है, झाले लगे हुए हैं और आप चित्रों से सजाने की सोच रहे हो तो क्या वो सही हो पाएगा? इसका मतलब ऑप्शन नंबर डी हमारा राइट हो जाएगा। घर को साफ और सुव्यवस्थित रखना ही घर की सजावट का अर्थ है। नौवां वाला हमारे पास क्या प्रश्न है, नील का प्रयोग करते हैं। आप भी अपने ड्रेस में नील देते होगे, अगर आपका ड्रेस नीले कलर का होगा तो नील का प्रयोग तो आप भी करते होगे। तो नील का प्रयोग हम क्यों करते हैं? ऑप्शन नंबर ए रंगीन वस्त्रों में, ऑप्शन नंबर बी सफ़ेद सूती वस्त्रों में, ऑप्शन नंबर सी ऊनी वस्त्रों में, ऑप्शन नंबर डी रेशमी वस्त्रों में। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा उसका ऑप्शन नंबर बी वाला हमारा राइट आंसर हो जाएगा, सफ़ेद सूती वस्त्रों में। इसके बाद 10वां प्रश्न हमारे सामने क्या कह रहा है, 10वें प्रश्न को ध्यान से पढ़ो। अतिसार के रोगी को कैसा आहार देना चाहिए? हमारे सामने अतिसार का रोगी है तो हमें उसे कैसा आहार देना चाहिए? ऑप्शन नंबर ए उच्च प्रोटीन युक्त, ऑप्शन नंबर बी उच्च फाइबर या रेशे युक्त, ऑप्शन नंबर सी नम व तरल, ऑप्शन नंबर डी उपर्युक्त में से कोई नहीं। तो नॉर्मल सी बात है, अगर किसी को अतिसार हो गया है तब हम उसे नरम और तरल आहार देते हैं ना, इसीलिए ऑप्शन नंबर सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। अब हम बढ़ेंगे 11वें वाले प्रश्न की तरफ, जो कि क्या कह रहा है, भोपाल गैस दुर्घटना किसका उदाहरण है? भोपाल में जो गैस दुर्घटना हुई थी वो किस चीज़ का उदाहरण है?
ऑप्शन नंबर ए वायु प्रदूषण का, ऑप्शन नंबर बी जल प्रदूषण का, ऑप्शन नंबर सी ध्वनि प्रदूषण का, ऑप्शन नंबर डी मृदा प्रदूषण का। तो अगर ध्यान से देखो तो यहाँ पे लिखा है गैस, और अगर ये गैस लिखा है इसका मतलब वायु प्रदूषण का उदाहरण हो गया ना, क्योंकि गैस तो वायु में ही रहेगी। 12वें नंबर का प्रश्न क्या है? विश्व शौचालय दिवस कब मनाया जाता है? विश्व शौचालय दिवस हम कब मनाते हैं? इस पे तो कई सारे लोगों को बहुत हंसी आएगी, लेकिन फिर भी ये भी तो हमारे प्रश्न में है। और शौच करना कितना जरूरी है ये जाकर के उस व्यक्ति से पूछो जिसका कि पेट साफ नहीं हुआ है, वो कितना परेशान रहता है, गैस बना रहेगा, पेट सही नहीं रहेगा। दैट्स वाई दिस क्वेश्चन इज गिवन इन योर पेपर दैट विश्व शौचालय दिवस कब मनाया जाता है। ऑप्शन नंबर ए है 19 जून, ऑप्शन नंबर बी है 19 अगस्त, ऑप्शन नंबर सी है 19 नवंबर, ऑप्शन नंबर डी है 19 जुलाई। तो जो विश्व शौचालय दिवस है, अगर आप सोचो बस 19 याद करोगे ना तो 19 तो देखो सारे चीज़ों में आ गया, तो हम कब मनाएंगे? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि विश्व शौचालय दिवस 19 नवंबर को मनाया जाता है। 13 नंबर का प्रश्न क्या है हमारे सामने? मोच का लक्षण है या फिर मोच के लक्षण हैं। देखो अगर इसमें से एक सही होगा तो प्रश्न में होगा कि मोच का लक्षण है, और अगर सारे सही होंगे तो इसलिए दिया गया है कि मोच के लक्षण हैं। मतलब प्रश्न नंबर 13 है हमारा। ऑप्शन नंबर ए क्या बोल रहा है? दर्द, ऑप्शन नंबर बी सूजन, ऑप्शन नंबर सी मांसपेशियों में खिंचाव, ऑप्शन नंबर डी उपर्युक्त सभी। तो जब हमें मोच लग जाता है तो दर्द भी होता है, सूजन भी हो जाती है, और हमारे मांसपेशियों में खिंचाव भी तो हो जाता है। आपने तो टीवी सीरियल में भी देखा होगा, यानी कि ऑप्शन नंबर डी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। मोच का लक्षण ये सारी चीजें हैं। 14 नंबर का प्रश्न क्या कह रहा है? लू लगने पर हमें पीना चाहिए। जब लू लगने वाला समय आता है, लू चलने वाला, तो उस समय में हमें क्या पीना चाहिए? ऑप्शन नंबर ए चाय, ऑप्शन नंबर बी दूध, ऑप्शन नंबर सी आम का पन्ना, ऑप्शन नंबर डी शरबत। तो जब लू लगता है ना तो ऐसे समय में हमें आम के पन्ने का सेवन करना चाहिए, यानी कि ऑप्शन नंबर सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। अब हम बढ़ेंगे 15वें वाले प्रश्न की तरफ, जो कि क्या कह रहा है? सब्जियों को धोना चाहिए। सब्जियों को हमें कब धोना चाहिए? ऑप्शन नंबर ए काटने के बाद, ऑप्शन नंबर बी छीलने के बाद, ऑप्शन नंबर सी छीलने से पहले, ऑप्शन नंबर डी उपर्युक्त में से कोई नहीं। आई थिंक सब्जियों को ना काटने से पहले धोना चाहिए, तो इसमें से तो कोई नहीं है, बट ये भी लग रहा है कि छीलने से पहले भी धोना चाहिए। एक काम करो, मुझे तो इसमें डाउट हो रहा है, आप लोग जो इसका आंसर है ना उसे हमें कमेंट बॉक्स में बता दो, लेकिन लिटरली मुझे यही लग रहा है कि इसका ऑप्शन नंबर सी वाला राइट हो जाएगा, छीलने से पहले, ठीक है? लेकिन आप लोग मुझे कमेंट बॉक्स में बता दो। इसके बाद अगला 16 नंबर का प्रश्न क्या कह रहा है? भोजन में किस पोषक तत्व की कमी से घेंघा रोग हो जाता है? अरे बचपन से हमें पढ़ाया जाता है कि घेंघा रोग कब होगा। ऑप्शन नंबर ए है वसा, ऑप्शन नंबर बी आयोडीन, ऑप्शन नंबर सी कैल्शियम, ऑप्शन नंबर डी प्रोटीन। तो बचपन से बताया जाता है कि अगर आपके अंदर नमक यानी कि आयोडीन की कमी हो गई तब आपको घेंघा रोग हो जाएगा। इसके बाद 17 नंबर का प्रश्न क्या है हमारे सामने? हाथ की सिलाई के प्रकार हैं। एक बात बता दूँ, सीक्रेट बात, वो सीक्रेट बात देखो ये है कि मुझे सिलाई कढ़ाई करना बिल्कुल भी नहीं आता, लेकिन फिर भी मैं आप लोग को इसका आंसर जरूर बता दूंगी।
ऑप्शन नंबर ए है कच्ची सिलाई, ऑप्शन नंबर बी है तुरपन, ऑप्शन नंबर सी है बखिया, ऑप्शन नंबर डी है उपर्युक्त सभी। तो ये तीनों चीजें तो हाथ की सिलाई में आती हैं, यानी कि उपर्युक्त सभी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद 18 नंबर का प्रश्न क्या कह रहा है, कपड़ा काटने से पहले ध्यान देना चाहिए। कपड़े को काटने से पहले हमें कौन सी चीज़ का ध्यान देना चाहिए? ऑप्शन नंबर ए है कपड़े को श्रिंक करना, सिकोड़ना, या फिर ऑप्शन नंबर बी है कपड़े को इस्त्री करना, ऑप्शन नंबर सी है मिल्टन चौक से निशान लगाना, ऑप्शन नंबर डी है उपर्युक्त सभी। तो आपने घर में भी देखा होगा, आपकी मम्मा भी सिलाई करती होंगी, या फिर दीदी कर सकती हैं, मौसी कर सकती हैं, बुआ कर सकती हैं, कोई भी कर सकता है, भैया भी कर सकते हैं, बहुत लोग कर सकते हैं, जिसको भी पसंद आ जाए। तो हमने तो देखो देखा ही है कि मिल्टन चौक से निशान लगाते हैं, और कहीं वो सिकुड़ा ना हो इसके लिए उसके इस्त्री और श्रिंक करना सारी चीज़ों को देखते हैं। तो इसीलिए ऑप्शन नंबर डी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। 19 नंबर का प्रश्न क्या कह रहा है, आँखों की सुरक्षा के लिए कौन सा विटामिन आवश्यक है? आँखों की सुरक्षा के लिए सबसे पहला विटामिन है, चलो कमेंट बॉक्स में बताओ कौन सा जरूरी है। ऑप्शन नंबर ए है विटामिन ए, ऑप्शन नंबर बी है विटामिन बी, ऑप्शन नंबर सी है विटामिन सी, ऑप्शन नंबर डी है विटामिन डी। तो आँखों की सुरक्षा के लिए हमारा विटामिन ए सबसे पहला विटामिन मैंने बताया था ना, यही जरूरी है। 20 नंबर का प्रश्न क्या कह रहा है, मानव शरीर में फेफड़ों की संख्या कितनी है? ऑप्शन नंबर ए है 1, ऑप्शन नंबर बी है 2, ऑप्शन नंबर सी है 3, ऑप्शन नंबर डी है 4। तो हमारे शरीर में ये तो नॉर्मल सा क्वेश्चन है, पहले आप लोग कमेंट कर दो फिर मैं बताती हूँ। मानव शरीर में ना 2 फेफड़े होते हैं। तो खंड अ वाला हमारा पूरा हो गया, 20 प्रश्न भी पूरे हो गए। अब हम बढ़ेंगे खंड ब की तरफ। खंड ब में देखो हमारे क्या दिया है, सबसे पहले देख लो कि सारे प्रश्न के आगे 2-2 अंक दिए हुए हैं, यानी कि ये सारे प्रश्न जो अति लघु उत्तरीय वाले रहेंगे वो आप लोग को 2-2 अंक के मिल जाएंगे। अति लघु उत्तरीय प्रश्न होंगे सबसे पहले हमारे पास। निर्देश में क्या दिया है, प्रश्न संख्या 21 से 26 तक अति लघु उत्तरीय प्रश्न है। प्रत्येक प्रश्न का उत्तर अधिकतम 25 शब्दों के अंतर्गत देना है। वर्ड लिमिटेशन इसीलिए दिया होता है कि कहीं ऐसा ना हो कि आप लोग इन्हीं सारी चीज़ों को लिखते रह जाओ और आगे आने वाले प्रश्न आपसे छूट जाए। सो दैट्स वाई यहाँ पे आप लोगों को वर्ड लिमिटेशन 25 शब्दों के अंदर दिया हुआ है। 20 नंबर तक पूरा हो गया था। तो 21 नंबर का प्रश्न क्या कह रहा है कि अस्थि भंग और मोच के बीच 2 अंतर लिखिए। तो मुझे तो ऐसा लग रहा है कि अस्थि भंग का मतलब शायद हड्डी टूटने से होगा, और मोच का मतलब जो मांसपेशियों में सिकुड़न आ जाती है और दर्द होने लग जाता है। तो मोच के तो लक्षण मैंने आप लोग को बताया था ना, 2 लक्षण इसमें लिख दो कि दर्द होने लगता है, मांसपेशियों में सिकुड़न आ जाती है और सूजन हो जाता है। अस्थि भंग की बात की जाए हड्डियों के टूटने की, तो उसमें हमारी हड्डियां ब्रोकन हो जाती हैं, उसमें भी दर्द होता है। ज़्यादा बहुत मत लिखना, 25 शब्द दिए हैं तो ट्राई ये करो कि उतने तक ही हो पाए। 22 नंबर का प्रश्न क्या कह रहा है, ध्वनि प्रदूषण के 2 कारण लिखना है। आखिर इतना जो दिन भर डीजे बजता रहता है हम लोगों के आगे पीछे, पूरी पढ़ाई हम लोग की डिस्टर्ब हो जाती है। तो ध्वनि प्रदूषण का कारण क्या है, पहला लिख दो कि जो हमारे यंत्र रहेंगे जैसे डीजे, उसको ऊंचे स्वर में बजाना। इतने ऊंचे स्वर में लोग करवाते हैं भंडारे, हरि कीर्तन और गाने बजाना कि भाई आसपास वालों को कितनी ज़्यादा दिक्कत हो जाती है। तो इसीलिए ध्वनि प्रदूषण का एक ये कारण हो गया। बाकी आप पटाखे उटाखे जब जलाओगे, जैसे कि होली आने वाली है, दिवाली पे भी लोग जलाते हैं, तो वो भी हमारा कारण हो सकता है।
इसके बाद 23 नंबर का प्रश्न क्या कह रहा है, अपनी सिलाई मशीन की सुरक्षा के लिए हमें 2 उपाय लिखने हैं। देखो सिलाई मशीन की सुरक्षा के लिए है, आपको नहीं पता हो घर की चीज़ें हैं, मम्मी से पूछ लो कि मम्मी सिलाई मशीन की सुरक्षा के हम कैसे कर सकते हैं। तो देखो समय समय पर उसकी जांच करवाना, उसमें अच्छे से तेल दे देना, ये 2 चीज़ें मुख्य रूप से हो सकता है, जैसा कि मुझे लगता है ऐसा, क्योंकि मेरी मम्मी भी सिलाई करती हैं और अपने सिलाई मशीन की सुरक्षा के लिए वो उसे चेक करती रहती हैं और उसमें जो मशीन वाला तेल आता है ना उसको डाला जाता है, तो आप उसे भी लिख सकते हो। इसके बाद 24 नंबर का प्रश्न हमारे सामने क्या कह रहा है कि बचत के 2 लाभ लिखिए। जो हम पैसे बचाते हैं मतलब बचत करते हैं, उससे हमें क्या लाभ होगा। अगर कोई लाभ ही ना हो तो हम बचत करें क्यों। इंसान देखो कितना स्वार्थी है, जिस चीज़ से लाभ नहीं होता वो काम तो कभी करता ही नहीं है। तो इसीलिए बचत के 2 लाभ कौन से होने वाले हैं। बचत के लाभों की बात की जाए तो सपोज दैट आपके पास 5 रुपए हैं, आपने 2 रुपए को खर्चा कर दिया और 3 रुपए को बचा लिया, तो उससे क्या होगा कि बचत हो जाएगी ना, और वो जो 3 रुपए आपके बचे रहेंगे वो आपको मुसीबत के समय में काम देंगे, आर्थिक स्थिति में सुधार भी आएगी उन चीज़ों से। तो यही आप लोगों को लिख देना है कि मुसीबत के समय में हमें लाभ दे देंगे, उनसे हमारी आर्थिक स्थिति भी अच्छी हो जाएगी। इसके बाद 25वें नंबर की बात की जाए तो शरीर का तापमान बढ़ने पर किसी व्यक्ति की नाड़ी की गति में क्या परिवर्तन होता है। शरीर का तापमान देखो जब बढ़ जाएगा, बुखार आ जाएगा, तो नाड़ी की गति तेजी से चलने लगेगी। बहुत सारे डॉक्टर भी ऐसे होते हैं जो कि देखो क्या करते हैं, केवल नाड़ी को देख करके हमें दवाई दे सकते हैं। बनारस में भी बहुत जगह पर इतने ज़्यादा पहुँचे हुए और अच्छे डॉक्टर हैं कि केवल आपको ऐसे हाथ पकड़ेंगे, अरे हाथ की जो नसें होती हैं उसे पकड़ करके वो बता देंगे कि आपको कौन सी बीमारियां हैं। और पहले के समय में जबकि हमारे पास ये सारी बहुत सारी दवाइयों के लिए सुविधाएं उपलब्ध नहीं थी, तब भी तो जो हमारे वैद्य होते थे, चिकित्सक होते थे, वो भी नाड़ियों को देख करके ही तो बताते थे। तो शरीर मतलब नाड़ी के गति में तेजी आने लगेगी, नाड़ी आपकी तेज गति से चलने लगेगी। इसके बाद 26 नंबर की बात की जाए तो पुलटिस किसे कहते हैं, किन्हीं 2 प्रकार की पुलटिस के नाम लिखिए। देखो ये सारे प्रश्न हमारे सामने 2-2 अंक के हैं जो कि आपको हल कर लेना है। इसके बाद अगले वाले प्रश्न आते हैं हमारे सामने लघु उत्तरीय प्रश्न, जिसके लिए हमारे सामने कुछ निर्देश दिए हुए हैं। प्रश्न संख्या 27 से 31 तक लघु उत्तरीय प्रश्न है, यानी कि 27 से 31 तक हमारे सामने लघु उत्तरीय प्रश्न दिए रहेंगे। प्रत्येक प्रश्न का उत्तर अधिकतम हमें 50 शब्दों के अंतर्गत देना है। लगभग 50 शब्दों में हमें इसका आंसर दे देना है। 27 नंबर का क्या है हमारे सामने प्रश्न, देखो 4 अंक का है और जिसमें 2 प्रश्न रहेंगे, वो 2 + 2 करके 2 आपको उसमें 2 आंसर लिखने रहेंगे एक ही में मिला करके, तो 2 + 2 करके 4 दे देगा हमारे सामने। 27वां क्या है, गृहिणी के लिए सामान्य गणित का ज्ञान क्यों जरूरी है। आपको अगर आप गृहिणी बनने वाले हो तो आपको सामान्य ज्ञान गणित का क्यों जरूरी रहने वाला है, क्योंकि देखो भले ही आप गृहिणी बन जाओ लेकिन गणित से छुटकारा आपको नहीं मिलने वाला। आपको राशन का हिसाब रखना पड़ेगा, दूध का हिसाब रखना पड़ेगा, कपड़ों का हिसाब रखना पड़ेगा, बर्तन का हिसाब रखना पड़ेगा। सोचो दूध वाला आपको गलती से ज़्यादा पैसे लेकर के चला गया तो इसीलिए आपको उस घर की चीज़ों को अच्छे से चलाने के लिए, आपको दूध के पैसों को जोड़ने के लिए, बर्तनों को जोड़ने के लिए, कपड़ों की अच्छे से देखभाल करने के लिए कि इतने कपड़े हमारे पास हैं, ये चीज़ ऐसे सब चीज़ों के लिए आपको गणित का ज्ञान होना बहुत ज़रूरी है। क्योंकि आप राशन लेने के लिए जाओगी और हो सकता है मतलब अगर लड़की होगी तो जाओगे, तो हो सकता है कि अगर आप पढ़े लिखे नहीं होगे, सामान्य गणित का ज्ञान नहीं होगा, तो उस सिचुएशन में लोग आपको ठग सकते हैं। इसीलिए गणित का ज्ञान होना बहुत ज़रूरी है।
28 नंबर का प्रश्न क्या है हमारे सामने कि जल प्रदूषण के क्या कारण हैं। जो जल प्रदूषण हमारे सामने इतना हो रहा है, आखिर इसका कारण क्या है। गंदे हो रहे हैं, पानी बहुत गंदा रह रहा है, लोग पी करके बीमार पड़ जा रहे हैं, मर जा रहे हैं, मृत्यु हो जा रही है, बीमारियां हो जा रही हैं, हैजा हो जाता है। तो आखिर ये जल प्रदूषण हो क्यों रहा है और इसका कारण क्या है। तो पहली बात कि देखो, जैसे महाकुंभ लगा था, इतने सारे लोग नहाने के लिए उसी में चले गए, उतने सारे लोग नहाओगे तो वो गंदगी जाएगी कहाँ पर, उसी जल में तो रहने वाली है, और उसी जल में रहेगी तो निश्चित सी बात है कि वो पानी गंदा हो ही जाएगा। और उसके बाद उसी नदी में जा कर के आप बर्तन को धो दो, जा कर के भैंस को नहला दो, कपड़े को ले जा कर के उसमें धो दो, जिस पानी को कि लोगों को पीना है। भले ही देखो हमारे सामने हैंड पंप हो, लेकिन अभी भी कुछ गांव ऐसे होंगे जिनके पास ये सारी सुविधाएं नहीं होंगी। मेरी खुद ही फ्रेंड एक ऐसी है जिसके घर लोग कुएं का पानी पीते हैं, तो उसमें लोग गंदगी फेंक देंगे तो प्रदूषण होगा ही ना। तो यही सारी चीजें तो आपको लिखनी है। इसके बाद 29 नंबर का प्रश्न क्या कह रहा है कि स्याही और हल्दी का दाग आप कैसे छुड़ाएंगी। देखो, इसमें दो प्रश्न है, एक तो आप स्याही का दाग कैसे छुड़ाओगे और एक आप हल्दी का दाग कैसे छुड़ाओगे। तो जब स्याही का दाग छुड़ाने का आपने इसमें लिख दोगे तो 2 अंक मिल जाएंगे, और जब हल्दी के दाग छुड़ाने का लिख दोगे तो भी 2 अंक मिल जाएंगे। स्याही देखो, जब आप मम्मा बनोगे, बच्चे आपके पढ़ने के लिए जाएंगे, पॉकेट में गिरा लेंगे, देन आपको स्याही को धुलना पड़ेगा, और भी कंडीशन हो सकती है। तो इसीलिए आपको स्याही को धुलने का उपाय पता होना चाहिए, स्याही धोने का उपाय। और हल्दी हमारे कपड़ों पर गिर सकती है, घर का काम करोगे तो हल्दी लगे जाएगा, तो उसको कैसे हम छुड़ा सकते हैं। इसके बाद 30 नंबर का प्रश्न क्या कह रहा है कि घर की उपयुक्त सजावट गृहिणी के किन गुणों की परिचायक है। तो जो भी भाई समझ में आ रहा हो, फेल नहीं होने वाले, आप बिना पढ़े जाओगे तो भी पास हो जाओगे। इतना आसान है कि मैं जो बता रही हूँ मुझसे केवल ये भी याद रखो। मैंने तो देखो गृह विज्ञान कभी पढ़ा भी नहीं, फिर भी मुझे ये सारी चीजें आ रही हैं। तो आप क्यों नहीं आएंगी, आप भी लिख सकते हो। 1-2 चीजें मुझे नहीं आ रही हैं, तो पास होने के लिए तो केवल 23 नंबर ही चाहिए ना, बहुत आसानी से आ जाएंगे हमारे सामने। इसके बाद 31 नंबर का क्या है कि अस्थि भंग से आप क्या समझती हैं। अस्थि भंग के प्रकार लिखिए। इसके बाद ये हो जाएगा हमारा, पहले तो देखो अस्थि भंग से आप क्या समझती हैं, इसके लिए आपको 2 अंक दिए जाएंगे, और फिर अस्थि भंग के प्रकार लिखने के लिए भी आपको 2 अंक दे दिए जाएंगे। मिला करके आपको 4 अंक मुफ्त के मिल जाने वाले हैं। मुफ्त नहीं, मतलब थोड़ा तो पढ़ना पड़ेगा आप लोगों को। इसके बाद दीर्घ उत्तरीय प्रश्न हमारे सामने है, जिसके लिए निर्देश दिए गए हैं कि प्रश्न संख्या 32 से 34 तक दीर्घ उत्तरीय प्रश्न है। प्रश्न संख्या 32 और 33 के विकल्प दिए गए हैं। प्रत्येक प्रश्न के एक ही विकल्प का उत्तर लिखना है। प्रत्येक प्रश्न का उत्तर अधिकतम 100 शब्दों के अंतर्गत देना है। देखो 32 नंबर का प्रश्न हमारे सामने क्या कह रहा है, विषाक्त भोजन किसे कहते हैं। ये 2 अंक का हो जाएगा, और इसका मानव स्वास्थ्य पर क्या प्रभाव पड़ता है, ये 4 अंक का हो जाएगा। मिलाकर के आपको 6 अंक मिल जाएंगे। देखो विषाक्त भोजन क्या होता है, जो भोजन देखो खराब हो गया हो, जिसके खाने से आप बीमार पड़ जाओ, उसमें कवक फफूंद फंजाई लग गए हो, और बहुत दिन पहले का रखा हो, जहरीला खाना, नमक ज़्यादा हो गया, कम कर सकते हो, बट बहुत ज़्यादा मिर्चा हो गया उस खाने में और आपने 2 दिन रख भी दिया, तो फिर वो विषाक्त हो जाएगा। आपको दिखेंगे नहीं नंगी आंखों से वो, लेकिन फिर भी वो विषाक्त भोजन हो जाएंगे। तो वैसी सिचुएशन में आपको क्या करना रहेगा, आप लोगों को वही लिख देना है कि विषाक्त भोजन हम किसे कहते हैं।
उसके बाद अगला क्या है कि इनका मानव स्वास्थ्य पर क्या प्रभाव पड़ता है। मानव स्वास्थ्य पर क्या प्रभाव पड़ेगा कि उसे खाने की वजह से आप बीमार पड़ जाओगे, पैसे लगेंगे और प्रॉब्लम हो जाएगी। लेकिन चिंता मत करो, अगर ये प्रश्न आपको नहीं आ रहा हो तो अथवा करके दूसरा भी है हमारे सामने। इन दोनों में से केवल एक ही करना है। जैसे देखो, पर्यावरण प्रदूषण किसे कहते हैं? पर्यावरण प्रदूषण के विभिन्न कारण लिखना है। सबसे पहले लिख दोगे कि हम पर्यावरण प्रदूषण किसे कहते हैं, 2 अंक का, और फिर पर्यावरण प्रदूषण के विभिन्न कारणों को लिखना है, वो 4 अंक का हो जाएगा। मिलाकर के आपको 6 अंक दे दिए जाएंगे। सबसे पहले देखो है कि हम पर्यावरण प्रदूषण किसे कहते हैं, तो मैंने हिंदी में भी निबंध में करवा दिया था कि पर्यावरण प्रदूषण हम किसे कहते हैं। देखो किसे कहेंगे पर्यावरण प्रदूषण, हम जो हमारा वातावरण है ना उसमें सारी चीज़ें एक निश्चित मात्रा में होती हैं। हमारे वातावरण में क्या होता है कि सारी चीज़ें एक निश्चित मात्रा में होती हैं, लेकिन कभी कभी ऐसा हो जाता है कि उसमें से किसी 1-2 चीज़ में ना कोई कमी हो जाएगी, कोई अधिकता हो जाएगी, तो इसीलिए क्या होगा कि पर्यावरण हमारा प्रदूषित हो जाएगा। जैसे देखो, हमारे वायुमंडल में ऑक्सीजन, नाइट्रोजन एक पर्याप्त मात्रा में है, लेकिन उस सिचुएशन में क्या होगा, जब ऑक्सीजन की मात्रा बढ़ जाए तो क्या होगा, आग लग जाएगी। इससे क्या उत्पन्न होगा, प्रदूषण। तो सारी चीज़ें एक निश्चित मात्रा में होती हैं। जैसे जल स्वस्थ है तो अच्छा है, हमारा पर्यावरण है, उसमें आपने कचरा फेंक दिया तो वो प्रदूषण हो गया, जल प्रदूषण हम बोल देंगे। मिट्टी हमारी बहुत अच्छी है, आप उस पर खेलते हो, खाते हो, सब करते हो, लेकिन जब आपने उसमें प्लास्टिक फेंक दिया तो मिट्टी में हमारी गंदगी हो जाएगी, प्रदूषण हो जाएगा, मृदा प्रदूषण हो गया। अभी तक तो हवा हमारा बहुत अच्छा है, हम सांस लेते आ रहे हैं, बहुत अच्छा है, लेकिन क्या होगा कि उसमें आप पटाखे जलाने लग जाओ, वायु प्रदूषण करने लग जाओ, बहुत ज़्यादा धुआं निकालो किसी गंदी चीज़ों से, तो क्या होगा कि वो हमारा वायु प्रदूषण हो जाएगा। नदियाँ हमारी स्वस्थ है, रासायनिक प्रयोग हो रहे हैं हमारे वैज्ञानिक दौर में, उन प्रयोगों को ले जा करके जो रासायनिक वेस्ट मटेरियल निकलेंगे, विषाक्त पदार्थ, वो जा करके आप क्या करो, नदियों में बहा दो, तो क्या हो जाएगा, रासायनिक प्रदूषण हो जाएगा, रेडियोधर्मी प्रदूषण हो जाएगा। अरे यही सब तो प्रदूषण है ना। और पर्यावरण प्रदूषण के आखिर कारण क्या है? कारण जैसे देखो, बहुत सारे कारण हो सकते हैं। काम करो, एक एक प्रदूषण को पकड़ो और उसके कारण बताते जाओ। जैसे मान लो सबसे पहले हमने पकड़ लिया जल प्रदूषण, तो जल प्रदूषण क्यों हो रहा है? लोग नदियों में भैंसों को नहला देंगे, बर्तन धो देंगे, कपड़े धो देंगे, उसी में जाकर के नहा लेंगे, फिर उसी को पी लेंगे, जल प्रदूषण हो गया। उसी में ले जाकर के गंदे पानी को, स्वच्छ जल में गंदे पानी को बहा देंगे, जल प्रदूषण हो गया। इसके बाद वायु प्रदूषण को पकड़ो, मैंने पहले ही बता दिया था, तेज आवाज़ पर डीजे को बजाओगे और क्या करोगे, वायु प्रदूषण में कोई जहरीली गैसें निकल जाएंगी, तो यही सारी वायु प्रदूषण हो जाएंगी। उसके बाद ध्वनि प्रदूषण को पकड़ो, ध्वनि प्रदूषण में क्या होगा, डीजे बजाओगे, ध्वनि प्रदूषण होगा, सॉरी डीजे बजाना हमारे ध्वनि प्रदूषण में आएगा। मृदा प्रदूषण को ले लो, तो मिट्टी में गंदगी फेंक दी, गाय खा गई बेचारी, वो भी मर गई, मिट्टी भी हमारा प्रदूषित हो गया। और जो आप प्लास्टिक को फेंकोगे वो न जाने कितने करोड़ों सालों तक वैसे ही उसमें पड़ा रह जाता है, नष्ट नहीं होता। और पता है, मैंने 3-4 साल पहले पढ़ा था कि हमारे पृथ्वी पर इतनी ज़्यादा प्लास्टिक बन चुकी है कि उससे हम अपने पृथ्वी को 5 बार लपेट सकते हैं। अरे इतनी बड़ी पृथ्वी हमारी, सोच सकते हो आप, एक नहीं, 1, 2, 3, 4, 5 बार। और ये आंकड़ा 4-5 साल पहले का है, आज के समय में तो मुझे लगता है 7 से 8 बार लपेटा जा सकता होगा। वो हो गया हमारा। तो वायु मतलब पर्यावरण प्रदूषण के यही सारे तो कारण हैं, ये सब अपना लिख दो। इसके बाद 33 नंबर का प्रश्न क्या कह रहा है, भोजन पकाने का क्या उद्देश्य है और भोजन पकाने की विभिन्न विधियों के बारे में बताइए। 2 + 4 यानी कि 6 अंक का।
क्या है हमारे सामने, भोजन पकाने का उद्देश्य क्या है। भोजन पकाने का देखो उद्देश्य यही हो सकता है कि पेट को भरना, मतलब पेट भरना, संतुष्टि प्रदान करना, अच्छे से खाना खाना, स्वास्थ्य प्रदान करना, यही सारी चीज़ें तो हो पाएंगी। मूड को सही करना, और पकाने की जो विधियाँ होंगी वो भी आप लोग लिख दीजिएगा। और अगर नहीं आ रहा हो तो अथवा के रूप में हमारे सामने दूसरा भी है कि अगर कोई रोगी है, मतलब उसको कोई रोग हो गया है, तो रोग की अवधि में हमें किस प्रकार का भोजन देना चाहिए और क्यों ऐसा करना चाहिए, ये पूरा हमारे 6 अंक का रहने वाला है। जैसे देखो आप रोगी हो, आपको कोई रोग हो गई है, तो उस अवधि में आपको कैसा भोजन देना चाहिए। ऐसा भोजन देना चाहिए जो कि देखो आपका पाचन तंत्र उसे पचा सके, जो डॉक्टर ने कहा हो, और वो जो भोजन हो वो आपकी उस बीमारी को सही करने के लिए हेल्पफुल होना चाहिए। और क्यों ऐसा देना चाहिए, क्योंकि देखो अगर कोई बीमार है, आप उसे ला करके मोमोज दे दोगे, मुर्गा बना करके दे दोगे, तो क्या हो जाएगा, उसका पाचन तंत्र उसे पचाने के योग्य ही नहीं रहेगा, और आप उसे दे दोगे, बेचारे को और ज़्यादा उल्टियाँ होने लग जाएंगी, तो ये तो सही नहीं रहेगा ना उसके लिए। इसीलिए हमें उसको अच्छा तरल भोजन देना चाहिए, खिचड़ी बना करके देनी चाहिए। जो हम बीमार होते हैं तो हमारी मम्मा सबसे पहले खिचड़ी बना करके दे देती है। इसके बाद 34 नंबर का प्रश्न क्या कह रहा है कि एक गांव की जनसंख्या 5000 है। मान लो कोई सा भी एक गांव है, कल्पतरुपुर मान लो, उसकी जनसंख्या 5000 है, जिसमें कि 30% पुरुष होंगे और 25% स्त्रियां होंगी, और जितने बचेंगे वो बच्चे हो जाएंगे। तो बच्चों की जनसंख्या निकालना है। थोड़ा मैथ जो पढ़ते होंगे बच्चे उनको भी निकालने आ जाएगा, और बहुत आसान भी है, आप निकाल भी सकते हो। तो ये गाइस हमारा वीडियो पूरा हो गया। आई होप कि आप सभी लोग को समझ में आ गया होगा। देन व्हाट यू पीपल हैव टू डू, अपने टॉपर बनने की जर्नी एक टॉपर के साथ शुरू करने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। आज के इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। देखो मैं पढ़ती नहीं हूँ, गृह विज्ञान पढ़ाती भी नहीं हूँ, लेकिन आज तो वो भी रिकॉर्ड टूट गया क्योंकि मैंने आप लोग के लिए गृह विज्ञान का पेपर भी ला दिया। तो लाइक का टारगेट हमारे केवल और केवल 100 लाइक्स का है। अरे इतनी मेहनत से लेकर के आई हूँ भाई, एक लाइक करने में क्या ही चला जाता है। अगर अच्छा लगा हो, आपके एग्जाम में हेल्पफुल रहेगा, तो इसे लाइक क्यों नहीं करोगे आप, प्लीज लाइक कर दो ना। और टारगेट तो हमारे केवल और केवल 100 लाइक्स का ही है। तो आई होप कि आप लोग इसे जल्द से जल्द पूरा करवा दोगे, और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कर दीजिएगा। दोस्तों के साथ शेयर करोगे, हो सकता है कि उन लोगों को नहीं आ रहा हो, उनका भी होम साइंस का पेपर हो, तो आप शेयर करोगे तो उनका कुछ भला हो जाएगा। तो क्या करना है कि अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कर दीजिएगा। और मैंने तो वैसे बहुत अच्छे से चीज़ें समझा दी हैं, लेकिन फिर भी अगर आपके मन में कोई भी डाउट हो तो हमसे कमेंट बॉक्स में पूछना ना भूलें। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। लव यू ऑल, टेक केयर, बाय बाय, कीप स्माइल।